हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 13 लेखांकन अनुपात, इससे संबंधित थ्योरी मैं आपको पहले करवा चुकी हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ एग्जाम्स की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर में से 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2-2 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उनका 2 से 3 लाइन में आपको आंसर देना होता है। तो पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला है, अनुपात से क्या आशय है? अनुपात 2 संख्याओं के बीच गणितीय संबंध को प्रस्तुत करता है। ये जो अनुपात होते हैं वो गणितीय और संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है, ये भिन्न के रूप में भी हो सकता है और पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन अनुपात से क्या आशय है? लेखांकन अनुपात मतलब जो गणितीय संबंधों को प्रस्तुत करते हैं, गणितीय संबंध दो जो आप डाटा होते हैं उनका आपस में गणितीय संबंध प्रस्तुत करते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट का नेट सेल्स के साथ, करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ। तो जो वित्तीय आंकड़ों को प्रस्तुत करता है और उनका विश्लेषण करता है और उनके आपसी संबंध को बताता है वो लेखांकन अनुपात कहलाता है। अगला है हमारा, अनुपात विश्लेषण का अर्थ बताइए। अनुपात विश्लेषण से आशय है कि जो वित्तीय विवरणों के मदों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है और उन संबंध के आधार पर उनका अनुपात निकालता है और अनुपात के आधार पर उसके निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं वो अनुपात विश्लेषण कहलाता है। चल अनुपात क्या है? चल अनुपात मतलब करंट रेशो। चालू अनुपात जो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है और इस बात को बताता है कि इस प्रकार के व्यापार में तरलता कितनी है। अगर उसको शीघ्र अपने ऋणों का भुगतान करना पड़ जाता है तो क्या वो अपने ऋणों को भुगतान करने में सक्षम है? क्या उसकी संपत्तियां इतनी हैं कि उनको बेचकर दायित्वों का भुगतान किया जा सके? शीघ्र अनुपात क्या है? शीघ्र अनुपात मतलब क्विक अनुपात, क्विक रेशो। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो मतलब किसी भी व्यापार की जो असेट्स हैं उनको वो कितनी शीघ्रता से बेचकर रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसको बताता है कि अगर निकट भविष्य में करंट लायबिलिटीज का भुगतान करना पड़े तो क्या उसके पास इतनी लिक्विडिटी है, क्या उसके फर्म के पास इतनी तरलता है कि वो अपने दायित्वों को शीघ्रता से भुगतान कर सके। इसके बाद ऋण क्षमता अनुपात क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशो जो शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत निकाले जाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि दीर्घकाल के जो लोन हैं, दीर्घ अवधि के जो लोन हैं, जैसे कि डिबेंचर्स हैं और भी कोई लॉन्ग टर्म लोन है जो 10 से 15 साल की अवधि का फर्म ने ले रखा है, तो उसके पास इतना फंड अवेलेबल है कि वो 10 या 15 साल बाद अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होगी। इसके बाद है स्कंद आवर्त अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये एक्टिविटी रेशो के अंतर्गत निकाला जाता है। इसका फार्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अगर ये सारी चीज़ें हमको नहीं दी गई हैं तो उसके अलग अलग फार्मूले मैंने आपको इसके पहले बताए थे। ये किसी भी फॉर्म में स्टॉक कितना है, स्टॉक ये हमेशा टाइम्स में आते हैं। टाइम्स मतलब कितने टाइम्स में वो अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकता है, उसको सेल कर सकता है। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर। लेखांकन अनुपात का महत्व। लेखांकन अनुपात का जो महत्व है वो या लाभ या उपयोगिता, सब में आपको एक ही पॉइंट लिखना है, जैसे कि प्रभावशाली नियंत्रण, नियोजन में सहायक, समन्वय में सहायक और इसके अलावा आदर्श प्रमापों का निर्धारण, कार्यक्षमता मूल्यांकन में सहायक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
तरल संपत्तियों के नाम लिखिए। तरल संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसको शीघ्रता से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके। उसमें आता है हमारा जैसे कि रोकड़, कैश, बैंक बैलेंस और उससे रिलेटेड जितने भी कैश इक्विवेलेंट जैसे कि बैंक ड्राफ्ट होते हैं, चेक्स होते हैं, वो भी हम लिक्विड असेट्स में ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें आती हैं, बिल्स रिसीवेबल्स इसमें आते हैं, डेटर्स इसमें आते हैं। तो ये सब तरल संपत्तियों के नाम हैं। स्वामित्व अनुपात किसे कहते हैं? स्वामित्व अनुपात मतलब प्रोप्राइटरी रेशो। किसी भी संस्था की शेयर होल्डर फंड कितना है, किसी भी संस्था के जो प्रोप्राइटर है उसके स्वामित्व कोष को दर्शाता है कि किसी उसका जो फंड है वो कितना है, और इस टोटल असेट्स के रिलेशन को ये शो करता है कि क्या उसकी असेट्स इतनी हैं कि वो फंड के बराबर हैं। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर्स जो 4 या 5 नंबर में आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन हमारा, लेखांकन अनुपातों के उद्देश्य को बताइए। अब लेखांकन अनुपात निकालने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य ये होता है इसका कि लाभप्रदता की माप करना। किसी भी व्यवसाय की लाभप्रदता कैसी है, लाभ कमाने की क्षमता कैसी है, ये जानने के लिए लेखांकन अनुपात निकाले जाते हैं। इसके अलावा भावी विकास की योजना, जब व्यापार से संबंधित भावी विकास की योजना बनानी हो तो इन्हीं आंकड़ों के, उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के द्वारा भावी विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा शोधन क्षमता की जांच, जब शोधन क्षमता की जानकारी चाहिए किसी भी व्यवसाय की, शोधन क्षमता मतलब उसकी भुगतान संबंधी जो कैपेसिटी है उसके बारे में जानना हो तो लेखांकन अनुपातों का अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अंकों को सरल बनाना, जब कोई भी डाटा हमको दिए गए हैं उनको जब हम सरल बनाना चाहते हैं तो उनको अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन अनुपात के लाभ या उपयोगिता बताइए। तो लेखांकन अनुपात का सबसे पहला लाभ ये होता है कि प्रभावशाली नियंत्रण। लेखांकन अनुपातों की सहायता से हम व्यापार पे प्रभावशाली नियंत्रण रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसको, और बिजनेस में जो भी फ्रॉड होने वाले फ्रॉड हैं उनसे बिजनेस को बचा सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक, जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वित्तीय विवरणों के अंतर्गत बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो उसके विश्लेषण जब करना होता है तो उसमें लेखांकन अनुपात का सहारा लिया जाता है। उसकी हेल्प से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा नियोजन में सहायक, जब भविष्य की योजनाएं बनानी हो या वित्तीय नियोजन करना हो तो अनुपात विश्लेषण जरूरी हो जाता है। समन्वय में सहायक, जो विभिन्न फर्म के जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, उनमें आपसी समन्वय में सहायक होता है। इसके अलावा दुर्बलताओं की जानकारी, फर्म की कहाँ पर क्या कमी है, उसकी क्या दुर्बलताएं हैं, उसकी जानकारी हो जाती है। इसके अलावा जो प्रमाप होते हैं, प्रमाप का निर्धारण किया जाता है कि आदर्श प्रमाप क्या होने चाहिए। तो ये सब लाभ हैं लेखांकन अनुपातों के। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन अनुपातों की सीमाएं बताइए। अब लेखांकन अनुपात की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये साधन है न कि साध्य। अर्थात लेखांकन अनुपात स्वयं में साध्य नहीं है बल्कि साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है। दूसरी महत्वपूर्ण, इसमें गुणात्मक विश्लेषण की उपेक्षा की जाती है, मतलब सिर्फ इसमें उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो मौद्रिक होते हैं, मतलब जिनको मनी में हम मेजर कर सकते हैं, जिनका मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसमें जो गुणात्मक पहलू हैं उनको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें सर्वमान्यता का अभाव होता है, पक्षपात होता है और झूठे दिखावों से प्रभावित होते हैं, और कुछ ही चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है, और जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं कई बार वो सत्यता पर आधारित नहीं होते हैं,
मतलब काल्पनिक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर लिखिए। चालू अनुपात और तरल अनुपात का पहला अंतर है कि चालू अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को दर्शाता है, जबकि तरल अनुपात तरल संपत्ति और चालू दायित्व के संबंध को दर्शाता है। चालू अनुपात का आदर्श अनुपात 2:1 होता है, जबकि तरल अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 होता है। तो ये अंतर है चालू अनुपात और तरल अनुपात में। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए कोशिश करें। थैंक यू।